ओके, तो हमने लास्ट वीडियो जब बनाया था तो हमने उसमें बात की थी कि एक तो अपराध के वर्गीकरण की हमने बात की थी और अपराधी कौन, इस बारे में हमने बात किया था। और आज हम शुरू करेंगे कि अपराधियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे हमने अपराध का वर्गीकरण किया था, क्राइम जो अपराध है उसकी गंभीरता के आधार पर, उसी प्रकार से जो अपराधी हैं उन अपराधियों का भी वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है, वो सदरलैंड के द्वारा दिया गया है। और सदरलैंड ने अपनी पुस्तक वाइट कॉलर क्राइम में अपराधियों को दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में बांटा है। एक है निम्न वर्गीय अपराधी और दूसरा है श्वेत वस्त्रधारी अपराधी। जो निम्न वर्गीय अपराधी हैं, ये वे व्यक्ति हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वे निर्धन हैं, मजदूरी करते हैं और धन के अभाव में न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं, अतः वे शीघ्र ही पुलिस की निगाह में आ जाते हैं, वे इजी टारगेट होते हैं। और वहीं जो श्वेत वसन अपराधी हैं, ये इनको अपराधियों को अपने अध्ययन में उन्होंने जब सदरलैंड ने दो भागों में विभाजित किया, निम्न वर्गीय और दूसरा श्वेत वस्त्रधारी, तो श्वेत वस्त्रधारी अपराधी को उन्होंने सफेद पोश अपराधी भी उन्होंने कहा। और उन्होंने बताया कि सफेद पोश अपराधी वे हैं जो प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग के होते हैं, आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं तथा साधन संपन्न होने के कारण ये पकड़ में नहीं आते और दंड से भी बच जाते हैं। तो जो सदरलैंड है, ये एक अमेरिकन अपराध शास्त्री हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं ये अमेरिका के। और वहाँ की स्थितियों का इन्होंने अध्ययन किया और उनका जो ये अध्ययन है, वो अध्ययन चूँकि महत्वपूर्ण है, तो वो मोर और लेस हमें पूरी ही सभी विश्व के सभी कोनों में लगभग हमें दिखाई देता है कि जो अपराधी हैं वो अपराधी इसी प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। और श्वेत वसन अपराध की उन्होंने डेफिनेशन दी सदरलैंड ने, वाइट कॉलर क्राइम किसको कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि श्वेत वसन अपराध प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके व्यवसाय के दौरान किया जाता है। और सदरलैंड की इस परिभाषा से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि एक तो श्वेत वसन अपराधी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं और ये व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान अपराधी कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर गर्भ में जो होने वाली हत्याएं हैं, भ्रूण हत्या, उनको करने में सहायता दे, या फिर कोई पैसे लेकर के परीक्षा प्रश्न पत्र बताने का कार्य करे, तो यह सभी श्वेत वसन अपराध के ही अंतर्गत इनको शामिल किया जाएगा। वहीं क्लीनार्ड अपनी पुस्तक द ब्लैक मार्केट ए स्टडी ऑफ वाइट कॉलर क्राइम में आप श्वेत वसन अपराध की परिभाषा देते हैं और ये कहते हैं कि कानून का वह उल्लंघन जो मुख्यतः व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों एवं राजनीतिज्ञों जैसे समूहों में उनके व्यवसाय के संबंध में पाया जाता है, उसको श्वेत वसन अपराध का नाम दिया जाता है। तो सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया, जैसे कि उन्होंने बताया कि श्वेत वसन अपराध समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के द्वारा किया जाता है, अर्थात इसका जो धनी वर्ग है इसके साथ इसका संबंध है। और इस प्रकार अपराधी अपने व्यवसाय के दौरान ही कानून को भंग करके करता है। भ्रष्टाचार संबंधी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर हमें यहाँ श्वेत वसन अपराध के रूप में देखने के लिए मिलती हैं। अपराधी चूंकि सामर्थ्यवान होते हैं, अतः कानून तोड़ने पर भी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती और ये समाज में आराम से सर ऊंचा करके चलते हैं। इस प्रकार के अपराधी अपने ऊंचे पद के कारण अपने हित के कानून बनवाना चाहते हैं और बनवा लेते हैं, और जो संसद सदस्य हैं एवं कानून निर्माता हैं उन पर दबाव डालते हैं ऐसे कानूनों के पारित करने के लिए, और ऐसे कानून जो कि उनके हितों के प्रतिकूल हों, उनके विरोधी हों, उनका वो विरोध करते हैं। श्वेत वसन अपराधी इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि उन्हें समाज सेवा, समाज कल्याण में बहुत रुचि है और इसके लिए वे सार्वजनिक संस्थाओं से अपना संपर्क रखते हैं, उन्हें चंदा देते हैं। श्वेत वसन अपराधी अपने धन व पद के कारण न्यायाधीशों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, उनसे संपर्क रखते हैं, उन्हें भेंटें इत्यादि देते रहते हैं ताकि अवसर आने पर उनसे अपने पक्ष में निर्णय करा सकें। और इन पर कोई भी कानूनी कार्यवाही इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके विरुद्ध कोई संगठित कदम नहीं उठाए जाते। और ये इनके जो अपराध होते हैं अधिकांशतः आर्थिक प्रकृति के होते हैं, जिनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना होता है। और जो इस प्रकार के जो अपराध हैं ये अधिकांशतः विश्वासघात पर आधारित होते हैं। और सदरलैंड का मानना है कि श्वेत वसन अपराध विश्वास के उल्लंघन पर आधारित है।
जैसे कि एक गांव में जो साहूकार होता है वो अनपढ़ व्यक्तियों को कम पैसा देकर ज़्यादा पर साइन करवा लेता है, और अनपढ़ गरीब एवं किसान लोगों के विश्वास का ये जो गांव के साहूकार होते हैं ये नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। श्वेतवसन अपराध कानून को लागू करने में भेदभाव पर आधारित है। देश में कानून सभी के लिए समान रूप से बने होने पर भी धनी, प्रतिष्ठित एवं अधिकारियों से संपर्क रखने वाले व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पर भी साफ बच जाते हैं। इस प्रकार के अपराध मुख्यतः कानून वेताओं, शिक्षा अधिकारियों, व्यापारियों, चिकित्सकों, संसद सदस्यों, इंजीनियरों, उद्योगों द्वारा किए जाते हैं। तो ये सदरलैंड का एक जो वर्गीकरण है अपराधियों का, निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेतवसन अपराधी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है ये। इसके अलावा लोम्ब्रोसो ने वर्गीकरण दिया अपराधियों का, और उन्होंने अपराधियों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें वे कहते हैं कि जन्मजात अपराधी, ऐसे अपराधियों में जन्म से ही कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि जिनके आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। और लोम्ब्रोसो ने 15 शारीरिक लक्षणों का उल्लेख किया और कहा है कि यदि इनमें से 5 लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो वह अवश्य अपराध करेगा। और उनकी मान्यता थी कि अपराधी विशेषताएं व्यक्ति को वंशानुक्रम से ही, जन्म से ही, अपने माता पिता के द्वारा जीन्स के माध्यम से ही उनको प्राप्त होती है। इसी प्रकार पागल अपराधी की उन्होंने बात की। इस श्रेणी में वे उन अपराधियों को रखते हैं जो कि मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनका मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है और वे मानसिक असंतुलन के कारण अपराध करते हैं। आवेग युक्त अपराधी की बात करते हैं कि जो शीघ्र ही आवेग के वशीभूत हो जाते हैं और मामूली बात पर जिनमें मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, तथा जो शीघ्र ही घातक हमला कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अधिक जो क्राइम है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद आकस्मिक अपराधी की वे बात करते हैं। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो शारीरिक व मानसिक दोषों से ग्रसित नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों वश ही वे अपराध करते हैं। और इन अपराधियों को, आकस्मिक अपराधियों को, लोम्ब्रोसो ने 3 भागों में बांटा है, जिसमें वे अर्ध या नकली अपराधी की बात करते हैं। ऐसे अपराधी बहुत अधिक खतरनाक नहीं होते, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए या फिर अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण अपराध करते हैं। इसके अलावा आदतन अपराधी, ये व्यक्ति जन्मजात अपराधी तो नहीं होते, किंतु प्रतिकूल वातावरण के कारण अपराध करते हैं। और तीसरे अपराधिज्म, इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो जन्मजात अपराधी और ईमानदार व्यक्ति के बीच में होते हैं। और इस प्रकार से यह जो वर्गीकरण है लोम्ब्रोसो का, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हेज का वर्गीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी अपराधियों को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें प्रथम अपराधी, आकस्मिक अपराधी, आदतन अपराधी और पेशेवर अपराधी की वे बात करते हैं। प्रथम अपराधी में वे जो पहली बार अपराध करते हैं। आकस्मिक अपराधी जो कभी कभी परिस्थितियों के दबाव में आकर अपराध करते हैं। आदतन अपराधी जो अपनी आदत के वशीभूत होकर अपराध करते हैं, चाहे उन्हें लाभ हो या न हो। और पेशेवर अपराधी वे जो आजीविका के साधन के रूप में अपराध करते हैं, और अपराधी जिनका व्यवसाय बन जाता है, या तो वे अपने लिए या किसी संगठन के लिए अपराध करते हैं। और एक गिरोह के रूप में अपराध करने वाले पेशेवर अपराधियों की संख्या वर्तमान समय में बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये जो वर्गीकरण है, इन वर्गीकरणों से स्पष्ट है कि जो विचारक हैं, जो वंशानुक्रम का जो ये जो अपराध का अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं, वे विभिन्न आधारों को ध्यान में रख करके उन्होंने अपराधियों का वर्गीकरण किया है। और किसी ने भी अपराधियों का सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं किया। वर्गीकरण के प्रमुख आधारों में उन्होंने अपराधी की आयु, उद्देश्य इत्यादि को ध्यान में रख करके उन्होंने वर्गीकरण किए हैं। अपराधियों का उचित वर्गीकरण हमें उनकी प्रवृत्तियों, उद्देश्यों, प्रकृति आदि को समझने में योग देता है, और अपराध के सिद्धांतों के निर्माण में भी अपराधियों का वर्गीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।